अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, माक़बल वाले सबक में हमने पढ़ा था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाया था हमने आर्यभट्ट और तरेगना के बारे में, जैसा कि आपने पढ़ा था। तो आज हम उसी का सवाल और जवाब हल करने वाले हैं। आपके किताब के अंदर जो दिया गया मारूज़ी सवालात उसको हल करेंगे, फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू जो दिया गया है यानी मुख्तसर सवालात उसको हम हल करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है 2025 में होने वाले 2026 में होने वाले एग्ज़ाम की। यानी कि बिहार बोर्ड जो 2026 में एग्ज़ाम लेने वाला है तो उसके अंदर जो उर्दू है उसी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आपको हर तरह की सहूलतें यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से इंशाल्लाह दी जाएगी। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं, देख लेते हैं। कहते हैं बाबू मारूज़ी सवालात में आप देखेंगे सवाल नंबर 1 कहता है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। क्या सवाल किया? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो उसके जवाब में जिक्र किया बिहार। क्या है भाई? यानी 4 ऑप्शन ये दिया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम। तो इनमें से सही जो है उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो कहाँ इसकी पैदाइश हुई थी आर्यभट्ट की? बिहार के अंदर हुई थी। समझ रहे ना? और कौन सी जगह हुई थी आगे खुद आप सवाल के अंदर ही देख लेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो उसके जवाब में जिक्र किया तरेगना। कहाँ जिक्र किया, कहाँ कायम किया था? तरेगना के अंदर कायम किया था। कहाँ बाबू? तरेगना के अंदर कायम किया था। समझ रहे? उसके बाद कहते हैं हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया जमहूरी दौर, तरक्की पसंद, सुनहरा दौर, तारीख दौर। इसमें से सही कौन होगा? तो सुनहरा दौर। समझ रहे हैं? ऑप्शन जीम जो होगा यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हैं। सवाल नंबर 4 कहता है आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से था? तो उसके जवाब में जिक्र किया गुप्त अहद। क्या है भाई? गुप्त अहद से था, जिसमें से 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ब्रिटिश अहद, मौर्य अहद, मुगलिया अहद। तो इनमें से ये 3 नहीं होगा, इसमें से जो अलिफ जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो उसके जवाब में जिक्र किया पाइथागोरस की। किसकी? पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने की थी। और इनकी लिखी हुई जो इनका लिखा हुआ जो रिसर्च है वह आज भी काबिल कबूल है और बाकी साइंसदानों के लिए क्या है, वो एक मिसाल राह है। वो समझिए कि एक रहनुमाई करता है, एक लीडरशिप, एक लीडर का काम करता है इनका लिखा हुआ, इनका रिसर्च। समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद कहते हैं अगला सवाल मुख्तसर गुफ्तगू का पहला सवाल ये है, कहते हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। तो इसके बारे में आपने किताब के अंदर भी पढ़ लिया, सूरज के अंदर ग्रहण कब लगता है, चांद के अंदर ग्रहण कब लगता है। फिर भी यहाँ पे सवाल के अंदर पूछा है, उसका जवाब को आप देख लें। कहते हैं जवाब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कायनात में पेश आने वाले एक जोग्राफियाई क्या है, एक जोग्राफियाई वाक़या है। इसकी सूरत यूँ होती है कि किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा या साया पड़ने को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। हम ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, एक सूरज ग्रहण और दूसरा चांद ग्रहण। यानी कि जब चांद का साया सूरज पर पड़ता है तो सूरज ग्रहण हो जाता है, और जब सूरज का साया चांद पर पड़ता है तो चांद क्या हो जाता है, चांद के अंदर ग्रहण वाक़ हो जाता है। समझ रहे ना? तो इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ सूरतें हैं, चांद के अंदर ग्रहण लगने की और सूरज के अंदर ग्रहण लगने की। समझ रहे ना? तो इसके अंदर ज़मीन जो हायल होती है, या कि जान लीजिए चांद जब हायल हो जाता है सूरज के दरमियान, तो फिर सूरज के सामने जब आता है, अगर मुकम्मल तौर पे चांद आता है तो मुकम्मल ग्रहण लगता है, और जुज़वी तौर पर अगर आता है तो उसके अंदर क्या होता है, जुज़वी साया लगता है, क्या कहते हैं, ग्रहण लगता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से चांद और सूरज ग्रहण के बारे में जिक्र किया।
सवाल नंबर 2 कहता है बाबू आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर रोशनी डाली है। तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा किताब के अंदर भी पढ़ लिया है। आर्यभट्ट की वाक़यतन हकीकतन कोई ऐसी जगह नहीं है जो वाक़यतन मतलब वाकई तौर पे कहा जा सके तो इनकी पैदाइश जो है इसी जगह पे हुई थी, ये कोई ऐसी जगह नहीं है। तो उसके जवाब में देखिए यहाँ पे कहते हैं आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कराइन से पता चलता है। कराइन क्या होता है बाबू? कराइन का मतलब होता है कुछ क़ियास, कुछ क्या कहते हैं इशारा करने वाली चीज़ें, यानी कुछ तशबीहात, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसकी तरफ इशारा कर देती है, वहाँ तक रहनुमाई कर लेती है, समझ रहे ना। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक कहाँ चलता है कि पटना के मगरिब में खगोल उसकी पैदाइश हुई थी। खगोल के माने इल्म नुजूम होता है और आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्म नुजूम से था, इसलिए करीन क़ियास यही है कि खगोल ही आर्यभट्ट की जाए पैदाइश है। इसकी तारीख़ पैदाइश 476 ईस्वी है और 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में उसकी वफ़ात हो गई। कब हो गई? 476 ईस्वी में इसकी पैदाइश होती है और 564 ईस्वी के अंदर इसकी वफ़ात होती है। तो गोया कि इन दोनों पैदाइश और मौत के दरमियान का जो वक्फ़ा रहा वो कितने दिनों का रहा बाबू? 88 साल का रहा, समझ रहे ना। यानी गोया कि आर्यभट्ट की जो ज़िंदगी रही वो कुल टोटल कितने दिनों की रही? 88 साल की रही, उससे ज़्यादा की नहीं रही, समझ रहे हैं। चलिए आगे कहते हैं तरेगना के मालने वक़ूफ़ पर 5 जुमले लिखिए। क्या करिए? 5 जुमले लिखिए। तो यहाँ पे देखिए तरेगना कहाँ है, किताब के अंदर भी पढ़ लिए। उसी देखिए आप जो किताब के अंदर पढ़ते हैं ना उसी को सवाल के अंदर बस घुमा फिरा कर दिया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको लिखने का अंदाज़ पता हो जाए, किसी चीज़ को बयान करने का तरीका आपको पता चल जाए, समझ रहे ना। बस मतलब यही होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होती है। कहते हैं तरेगना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी सब डिवीज़न में वाक़ है और इसी मुनासबत से पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया। मसूरी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज तक बशमूल सब डिवीज़न के तमाम सरकारी दफातर तरेगना ही के हलक़े में आते हैं। यानी तरेगना का इलाका पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पनपन नदी तक फैला हुआ है। तरेगना के महल्ले उकू को देखकर पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान में फ़िज़ा साफ़ रहती है। यहाँ से तारों, सैयारों और मुकम्मल निज़ाम शमसी की तहक़ीक़ करना निस्बतन आसान है, समझ रहे हैं ना। यानी कि यूँ कहा कि तरेगना जो जगह जो है बाबू वो पटना के अंदर, पटना से 30 किलोमीटर दूरी पर किस जानिब दक्षिण की तरफ यानी जुनूब की तरफ 30 किलोमीटर जुनूब की तरफ क्या है वो तरेगना वाक़ है। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से सैयारों, सितारों और निज़ाम शमसी के बारे में रिसर्च करना ये काफ़ी ज़्यादा बाकी जगहों के मुकाबले में क्या है आसान है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कहते हैं यही वजह है कि आर्यभट्ट ने अपने जोग्राफियाई तहक़ीक़ के लिए इस मकाम को मुंतखब किया और वहाँ अपने तहक़ीक़ के लिए एक तजर्बा गाह बनाया, समझ रहे हैं ना। तो तरेगना के बारे में आपने पढ़ लिया कि ये कहाँ उकू है। सवाल नंबर 4 कहता है क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? आप जैसा कि किताब के अंदर भी पढ़े हैं कि जब सूरज के अंदर ग्रहण लगने वाला था 2007 या 8 ईस्वी में, बताइए 2009 ईस्वी के अंदर जब सूरज ग्रहण लगने वाला था तो सारे दुनिया के लोग यानी जो भी साइंसदान था वो सब के सब कहाँ आकर आ गया? तरेगना के अंदर आया, ठीक है ना। बिहार के राजधानी पटना चले आए, तरेगना चले गए, चूँकि वहाँ से क्या कहते हैं जब सूरज और चांद के अंदर जो सूरज के अंदर जो ग्रहण लगने वाला था उसको नंगी आंखों से देखने का इन लोगों ने क्या दावा किया था कि आज हम लोग क्या करेंगे, नंगी आंखों से देखेंगे, खुली आंखों से देखेंगे कि सूरज के अंदर ग्रहण कैसे लगता है। तो उसको क्यों अगर देख सकते नहीं है तो क्यों नहीं देख सकते, तो उसके बारे में खुद जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं जवाब, सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जाएगा तो साइंसदानों का कहना है कि आयन मुमकिन है कि नंगी आंख से सूरज ग्रहण को देखने वाले की बिनाई जाती रहे। हाँ, किसी बर्तन में पानी रख कर उस पानी में सूरज ग्रहण के अक्स को अगर देखा जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। या फिर सूरज ग्रहण के लिए ख़ास किस्म का शीशा आता है, इस शीशे को ग्रहण को देखने से भी आँख को कोई नुकसान नहीं होता है, समझ रहे ना। यानी कि वो दृष्टि ऐसा होता है ना, वो मंजर ऐसा होता है
जिस मंज़र को देखने के लिए हमारे आँख के अंदर इतनी ताकत और इतनी सकत नहीं है कि बिला किसी पर्दे के, बिला किसी चीज़ के हायल किए हुए उसको नंगी आँखों से देख सके। समझ रहे ना, ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का यही मंजूर भी है। अगला सवाल कहते हैं बाबू, सवाल नंबर 5 कहता है कि 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। देखिए आप किताब के अंदर भी पढ़े हैं, बड़ी ये दिलचस्प क्या कहते हैं सूरज ग्रहण की जो ये कहानी है और अहमियत जो है, आपने इसको बड़े दिलचस्प अंदाज में किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, वहाँ भी आपने पढ़ लिया। बट यहाँ भी सवाल अगर है तो उसके जवाब यहाँ भी जिक्र किया गया। देखिए देख लेते हैं। कहते हैं बाबू 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अपनी एक जोग्राफियाई अहमियत है, यानी ये सूरज ग्रहण 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है। इस तरह का सूरज ग्रहण फिर 100 साल के बाद ही देखा जा सकेगा। अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा के एक साइंसदान जे एंडरसन 24 साल से 2009 में ईस्वी में पेश आने वाले इस सूरज ग्रहण पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहकीकी रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने वाज़ेह किया कि इस सूरज को देखने के लिए मुनासिब तरीन जगह सूबे बिहार में वाक़ तरेगना है। फिर क्या था, तरेगना को आलमी सतह पर शोहरत हासिल हो गई। समझ रहे ना, ये सूरज ग्रहण की अहमियत को यहाँ पे बयान किया गया। यानी कि अमेरिका का ये जो तहकीकी जो इदारा है नासा, तो जे एंडरसन जो था 24 साल से क्या कर रहा था, सूरज ग्रहण के ऊपर तहकीक कर रहा था। उसने ये कहा कि अगर सूरज ग्रहण को देखना है तो एक ही जगह है जो बिहार के अंदर वाक़ है, तरेगना, वहाँ से सूरज ग्रहण को देखा जा सकता है। तो फिर क्या हुआ कि जब इस तरह की बातें आई तो सारी दुनिया में हलचल मच गई और सारी दुनिया में ये बातें फैल गई कि वो जगह ऐसी है, वहीं से क्या हो सकता है, सूरज ग्रहण को देखा जा सकता है। तो बड़ी दूर दूर से वहाँ पे, बहुत दूर दूर और अलग अलग देशों से बड़े बड़े साइंसदान वहाँ पे 2009 ईस्वी में सूरज ग्रहण को देखने के लिए तशरीफ़ लाए थे, जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिए। समझ रहे हैं ना। और फिर इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर आलमी सतह पर कह लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर तरेगना को शोहरत हासिल हो गई। समझ रहे हैं ना। तो बाबू ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर सवालात और फिर उसके बाद मारूजी सवालात जिसके जवाबात आपने देख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।